जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मैकाले का विवरण पत्र 1835। इसको अगर हम समझ लें, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मैकाले कौन था। मैकाले इंग्लैंड से आया था, ये कानून का बहुत बड़ा जानकार था और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये 10 जून 1834 को भारत में ये प्रवेश करता है और ये जो है काफ़ी अच्छा अंग्रेजी का जानकार था, काफ़ी अच्छा व्याख्यानकर्ता भी था। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मैकाले जो था ये आखिर विवरण पत्र लाया क्यों। आखिर इसके विवरण पत्र लाने की वजह क्या थी, क्या ज़रूरत थी भारत में कि जो है इसको विवरण पत्र लाना पड़ा। अब हम उसको ज़रा समझ लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि आखिर मैकाले का जो विवरण पत्र था वो मैकाले का विवरण पत्र लाने की वजह क्या थी। वजह को अगर हम देखें तो जिस समय मैकाले भारत में आता है उस समय की वर्तमान अगर स्थिति को देखा जाए तो एक ऐसा माहौल बन गया था, प्राच्य पाश्चात्यवादियों का विवाद इस तरह उग्र रूप धारण कर लिया था कि इसको देखते हुए उस समय की जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग थे, वो मैकाले की नियुक्ति करते हैं लोक लेखा समिति के रूप में कि आप जो है इस शिक्षा संबंधी जो विवाद है इसको निपटारा करिए, इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो इसके बारे में जो है जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो इनसे 2 प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि आखिर वो 2 प्रश्न कौन थे। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिर जो उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, उन्होंने सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए मैकाले की नियुक्ति करता है कि आप सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर इनसे पूछता है। पहला प्रश्न था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है जो शिक्षा पर व्यय किया जाना है उसको प्राच्यवादियों के अलावा भी कहीं पर व्यय किया जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन ये था कि जो 1 लाख रुपए की राशि है क्या उसको प्राच्यवादियों के अलावा भी कहीं पर व्यय किया जा सकता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि जो 1835 का आज्ञा पत्र 1813 का जो आज्ञा पत्र दिया गया है, इस 1813 के आज्ञा पत्र की जो धारा 43 है उस धारा 43 की व्याख्या करने की बात कही थी मैकाले से विलियम बेंटिंग ने। तो अब यहाँ से देखेंगे कि अब मैकाले जो है किस तरह से उसकी व्याख्या करता है, उसको हम समझते हैं ज़रा। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो मैकाले था जो उन्होंने विवरण पत्र जो है प्रस्तुत करता है, आखिर उस विवरण पत्र में कुछ प्रमुख बातें क्या क्या किन किन बातों पर वो जोर देता है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ और हम ये समझ लें कि जो मैकाले था वो लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो मैकाले को जो है क्या करना था कि जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर विचार करना था और वो विचार वो स्वयं नहीं करता बल्कि पूरी लोक लेखा समिति के जितने सदस्य थे सभी लोग मिल करके विचार करते, हर एक बात पर जो है डिस्कस करते, उसके बाद जो है सारी चीज़ें विलियम बेंटिंग के सामने रखी जानी थी। लेकिन जो मैकाले था वो चूँकि प्रधान था, लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त हो गया था, इसलिए वो जो भी निर्णय बनाया, जो भी नियम कानून बनाए हैं वो सिर्फ उसके कानून है, बल्कि लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों के काम ये नहीं है। क्योंकि जो मैकाले था वो सबके सामने अपनी बातों को रखता ही नहीं है, वो सिर्फ अपना बनाता है और बनाने के बाद सीधा जा कर के विलियम बेंटिंग के सामने रखता है। अब हम समझते हैं कि आखिर वो मैकाले जो था वो अपने विवरण पत्र को किस तरह से बनाया था, आखिर उसमें क्या क्या बातों को इंक्लूड किया था। पहला अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का समर्थन। तो अंग्रेजी के समर्थन की अगर हम बात करें तो मैकाले ने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंग्लिश का समर्थन किया। जैसे अगर धारा 43 में साहित्य शब्द की बात की गई थी कि तो साहित्य शब्द को प्राच्यवादी जो थे वो ये मानते थे कि साहित्य का मतलब जो है अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्य से है। वहीं जो पाश्चात्यवादी वाले थे वो मानते थे कि साहित्य शब्द इतना छोटा नहीं है, इसमें इंग्लिश को भी जोड़ा जाएगा। बल्कि जब मैकाले आता है, मैकाले साहित्य शब्द का सिर्फ एक ही मतलब निकालता है कि साहित्य मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस समय अगर हम देखें तो मैकाले जो है इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता है, भूरी भूरी प्रशंसा करता है, और वहीं जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता है। अगर संस्कृति की देखे जाए, हमारी जो संस्कृति थी या उस समय की जो अरबी फारसी भाषा हुआ करती थी, दोनों की बहुत ज़्यादा निंदा करता है। यहाँ तक कि कहता है कि ये सारी भाषाएँ तो गंवारू हैं, इससे जो है किसी का उत्थान नहीं हो सकता बल्कि इससे सिर्फ विनाश ही होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये अंग्रेजी का काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता है। अब इसके अलावा कुछ हम और बातों को देखते हैं।
अभी हम यहाँ देख रहे हैं साहित्य शब्द का अभिप्राय। तो साहित्य शब्द का अभिप्राय हम समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर साहित्य के नाम पर अगर देखा जाए तो मैकाले जो था वो साहित्य के रूप में सिर्फ इंग्लिश को स्वीकार कहा था और किसी भी चीज़ को नहीं मान रहा था। वहीं अगर हम भारतीय विद्वान की बात करें, जो जिस शब्द को लेकर के विवाद था, एक साहित्य शब्द था, दूसरा भारतीय विद्वान था। तो अगर हम भारतीय विद्वान के विषय में समझें कि आखिर मैकाले की दृष्टि में भारतीय विद्वान कौन था, तो मैकाले जो है अगर हम प्राच्यवादी के देखें तो भारतीय विद्वान वो थे जो अरबी फारसी को जानने वाले थे, जो संस्कृत को जानने वाले थे। वहीं पाश्चात्यवादियों की बात करें तो भारतीय विद्वान उनको माना गया है जिनको इंग्लिश की जानकारी थी। वहीं अगर हम मैकाले की बात करें तो मैकाले ने कहा कि भारतीय विद्वान मतलब ऐसे विद्वान से है जिनको लाख का जो दर्शन शास्त्र है उसके बारे में पता हो, जिसको मिल्टन की कविताओं के बारे में जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति का जो है भारतीय विद्वान से मतलब है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो मैकाले जो है भारतीय विद्वान के रूप में सिर्फ इंग्लिश के जानकार को रख रहा था। अब इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, शिक्षा के माध्यम की बात करें। शिक्षा के माध्यम को अगर देखा जाए तो मैकाले ने शिक्षा के माध्यम को इंग्लिश में स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि शिक्षा का माध्यम वो एक ऐसी भाषा को बनाना चाह रहे हैं जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा नहीं है। और अगर उस समय देखा जाए तो संस्कृत भी आम तौर पर बोलचाल की भाषा नहीं हुआ करती थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो शिक्षा का माध्यम मैकाले ने बताया, इसकी स्पष्ट व्याख्या ये नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अभी मतलब उस समय भी विवाद ही बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं ये। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए मैकाले ने कहा कि ये एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इससे अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय को अगर देखा जाए तो वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अंग्रेजी को साथ ही साथ ये कहता है कि अगर भारतवासियों को शिक्षा देनी है तो अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि यह एक सर्वश्रेष्ठ भाषा है और इसी में ही सबका उत्थान हो सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो ये संस्कृत भाषा है, जो अरबी और फारसी भाषा की बात की जा रही है, ये एक गंवारू भाषा है, यहाँ से साहित्य का उत्थान नहीं हो सकता है। अब हम इसके आगे देखते हैं ज़रा। अब हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पक्ष में मैकाले ने तर्क क्या दिया, कि आखिर किस तर्क पर उन्होंने कहा कि जो है भारत में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, सारी चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए। आखिर किस तर्क पर उन्होंने कहा, उस तर्क को अगर हम ज़रा समझते हैं तो यहाँ पर अगर उस समय की अगर देखा जाए तो भारत में जो इंग्लिश बोलने वाले थे, जो भारतीय इंग्लिश बोलने वाले थे, वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोग थे। उच्च वर्ग के लोग थे, धनी वर्ग के लोग ही इंग्लिश के बारे में जानकारी रखते थे, इंग्लिश जानते थे। तो वही तर्क देते हुए मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी जो है शासक की भाषा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा तथा यह जो है एक उच्च वर्ग के भारतीयों द्वारा बोली जाती है। तो इन्होंने एक तर्क दिया। अब अगला तर्क इनका देखते हैं। अगला तर्क क्या दिया, अगर दूसरे तर्क की बात की जाए, दूसरा तर्क मैकाले ने दिया, कहा कि पूर्ववर्ती समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बन जाएगी। उनका मतलब क्या था कि अगर हम अंग्रेजी की उन्नति करेंगे तो अंग्रेजी का विकास करेंगे तो इससे ये होगा कि जो पूर्वी समुद्र है, पूर्वी समुद्र से जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार की कहीं ना कहीं भाषा जो है इंग्लिश हो जाएगी। इससे क्या होगा कि उनको व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा उत्थान भी हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा तर्क देते हैं, तीसरे तर्क में कहा, अगला तर्क इन्होंने दिया। अगला तर्क में मैकाले ने कहा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए या यूरोप की बात करिए, इसका जो उत्थान इतनी तेज़ी से हो रहा है उसके पीछे, इसके उत्थान के पीछे अंग्रेजी भाषा का ही रोल है। तो वो एक तुलना करके बताया, कहा कि अगर भारत में भी अंग्रेजी का विकास कर दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की भांति भारत भी विकास करेगा। इसके अलावा अगला जो तर्क देता है, अगला तर्क देखा जाए, अगला तर्क देखते हुए जो है मैकाले ने बताया कि आखिर भारतीयों की इच्छा के विषय में बताया। उस समय अगर देखा जाए, यदि किसी को इंग्लिश आती थी, थोड़ा बहुत आती थी, तो उसको क्या था कि बहुत ही आसानी से कोई ना कोई जॉब मिल जाता था, कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था
और वहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी ही चल रही थी, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आती थी तो आराम से उनका जो है उसमें हो जाता था। तो वही इन्होंने मैकाले ने इसी बात को लेकर के कहा कि भारतीयों की स्वयं इच्छा है कि वो इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि उस समय के जो भारतीय थे जो नौकरी चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को पढ़ रहे थे। तो उसी बात को ये जिक्र करता है कि भारतीय स्वयं ये चाहते हैं कि उनको इंग्लिश पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो अगला तर्क देता है, अगला जो तर्क मैकाले ने देता है, अगला तर्क मैकाले जो है आर्थिक सहायता पर देता है। वो कहता है कि अगर हम प्राच्यवादी शिक्षा का विस्तार करते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, इसके उत्थान के लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं हम इंग्लिश की शिक्षा दे रहे हैं या इंग्लिश विद्यालय को अगर आप देखिए तो वहाँ के पढ़ने वाले छात्र स्वयं फीस दे करके पढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए जो मैकाले था वो अंग्रेजी भाषा को साहित्य के पक्ष में लाने के लिए बहुत ज़्यादा कई तर्क देता है। अब हम इसके बाद में हम देख लेते हैं कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष देखिए ज़रा, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष के तहत अगर हम देखें तो मैकाले जो था वो अंग्रेजी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा बखान भी करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो है कुछ संस्कृत और जो फारसी भाषा में विद्यालय चल रहे थे ये उसको तत्काल बंद करने की भी बात करता है कि इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और अंग्रेजी का ही उद्धार किया जाए। अब हम इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो मैकाले का आखिर भारतीय शिक्षा के इतिहास में स्थान क्या था। इस स्थान को जरा हम देख लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान क्या था। अगर मैकाले के स्थान को अगर हम देखें तो जो ये मतलब 1835 में जो इसका विवरण पत्र आता है, विवरण पत्र कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसको लागू करने वाले जो उस समय के गवर्नर जनरल थे तो विलियम बेंटिंक थे। लेकिन विलियम बेंटिंक जब ये लागू करते हैं अपने नियम को, तो उसको जो है लागू करने से पहले उनका जो पूरी तरह से नियम होता है वो मैकाले की बातों पर ही निर्भर करता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारत में शिक्षा में जो परिवर्तन आया उसके लिए मेन कारण था वो मैकाले ही था। मैकाले की ही वजह से ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी। इसके बाद हम मैकाले के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। थोड़ा सा और अगर हम देखें तो जो मैकाले था वो ना तो संस्कृत भाषा, ना तो अरबी, ना तो फारसी, किसी भी भाषा ना किसी भी साहित्य का जानकार वो नहीं था। उसको सिर्फ वो अंग्रेजी साहित्य का जानकार था। भारतीयों की साहित्य के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं था। लेकिन जब वो भारतीयों के यहाँ पहुँचता है, जब भारतीयों से घुलता मिलता है, जब सारी चीज़ों को समझता है तो उसे एक चीज़ तो ये समझ में आती है, एक चीज़ वो ये समझ जाता है कि जो भारतीयों की भाषा है, जो भारतीयों की संस्कृति है, ये बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत ही समृद्ध भाषा है। तो इस पर वो कहता है कि जो उस समय विलियम बेंटिंक से वो जाके मतलब कहता है कि इनकी जो भाषा है ये बहुत ही उच्च कोटि की है और हम इन पर राज नहीं कर सकते। इन पर शासन करना इतना आसान नहीं है और इन पर अगर हमें शासन करना है तो इनके पर शासन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी शिक्षा नीति को, इनकी संस्कृति को पूरी तरह से बर्बाद करना पड़ेगा। और इस बर्बाद करने के उद्देश्य से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया गया। तो यहाँ से जो है मैकाले का जो विवरण पत्र है वो समाप्त होता है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर मैकाले से संबंधित आता है या विवरण पत्र से या 1835 के शिक्षा संबंधित, तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से लिखा जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वुड का जो घोषणा पत्र था आखिर उसमें क्या चीज़ें थी, उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।